ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 23 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, आप इसके पीछे की कोई भी वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 22 तक की कोई भी वीडियो उठा लीजिए, स्टार्टिंग की आप 2 मिनट देख लीजिए। मैंने पूरा स्टेप वाइज उसमें करके दिखाया है कि कैसे वीडियो को पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। जो आपको फिगर दिखा रखा है, मैंने इसके एक एक पार्ट का नाम आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, या एक आपको दे रखा है रीमर के नीचे वाला भाग। ठीक है, नीचे जो सर्कुलर भाग होता है उसका यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। पूछ रहा है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे एक्स के रूप में पूछ रखा है ना, तो जब यह आगे वाला यह कॉर्नर पे कटिंग एज है, जब कटिंग एज कटाई करता है ना, चिप्स जहां से टकरा करके निकलता है, जिस फेस पे पहले चिप्स कटते जिस फेस पे टकराता है उसी फेस को इसने पूछ रखा है। और चिप्स कटते जिस फेस पे टकराता है वो कोई भी कटिंग टूल हो, उस कटिंग टूल के उस पार्ट को हम लोग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछ रखा है वो फेस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही इसको पूछता कि यहां से यहां तक ये जो चौड़ा वाला भाग है, एक सेकंड ना मैं कहीं और बना देता हूं। यह देखिए यहाँ पे जो हो गया, यहां से लेकर के यहां तक यह जो भाग है, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यह हमारा क्या इतना कहलाता है, या इतना जो चौड़ा भाग है यह हमारा कहलाता है मार्जिन। क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। और इसके जस्ट पीछे जो हमारा हिस्सा है इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। इस वाले जो हल्का स्टेपर है ना, यह वाला हिस्सा, यह वाला जो यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैंक कहते हैं, फ्लैंक। और यह जो फ्लैंक यहाँ कॉर्नर पे यह मिल रखा है, इसी को हम लोग हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। ठीक है, तो आगे वाला यह फेस हो गया। देखिए यह वाला हिस्सा जो हो गया हमारा क्या, जहां से चिप्स टकरा के निकलेगा वो फेस हो गया। यह मार्जिन हो गया, यहां से यहां तक इतना मार्जिन हो गया सीधा। और जो यह टेपर हिस्सा यह फ्लैंक हो गया। और जो टेपर यहाँ जो कॉर्नर पे, इस कॉर्नर को हम लोग हील बोलते हैं। ठीक है, और जहां चिप्स इसके अंदर से निकलेगा, चिप्स इसके अंदर से निकलेगा, यह हो गया, यह हो गया, इसी में से चिप्स निकलेगा, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? फ्लूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लूट कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रखा था कि फेस क्या, फेस पता चल गया आपको। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो पूछ रखा है वो फेस है। बाकी हील कौन सा हिस्सा है यह भी मैंने आपको बताया, फ्लूट कौन सा हिस्सा है यह भी मैंने आपको बताया। कटिंग एज यहाँ ऊपर कॉर्नर पे होती है, जो कटाई करती है, कटिंग एज होता है, और यह फेस होता है। तो कटिंग एज और फेस के बीच में जो रेडियल लाइन के बीच में एंगल बनता है उसको लोग निगेटिव रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सा कोड ड्रिल के रेक कोड को निर्धारित करता है। कि कौन सा एंगल होता है जो ड्रिल के रेक एंगल को निर्धारित करता है। किसकी बात कर रहा है? रेक एंगल की बात कर रहा है। तो यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रेक एंगल को किससे निर्धारित होता है। वह होता है क्या? आपका हेलिक्स एंगल, जिसे हम लोग फ्लूट एंगल भी कहते हैं। रेक एंगल, हेलिक्स एंगल, फ्लूट एंगल, तीनों के नाम से जानते हैं। मतलब फ्लूट के द्वारा जो एंगल बनता है वही हमारा रेक एंगल या हेलिक्स एंगल होता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा कोड होता है जो रेक कोड को, तो रेक कोड को हेलिक्स एंगल ही हमारा निर्धारित करता है, जो उसके पेरीफेरी पे बनता है। ठीक है, हेलिक्स एंगल कहां मिलता है? इसके पेरीफेरी पे बनता है। और ये हमारा रेक एंगल होता है जो फ्लूट के बीच में बनता है। तो यही हमारा क्या हो गया, देख रहे हैं ना, ये फ्लूट है, ये फ्लूट कटा हुआ है, फ्लूट के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा क्या है? रेक एंगल है। तो यहाँ पे ऑप्शन इससे हो जाएगा कि जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है वही रेक एंगल को निर्धारित करता है। उसके बाद क्या है आपका पॉइंट एंगल। तो देखिए इस वाले फिगर में यह जो दिखाया गया है यह पॉइंट एंगल दिखाया गया है। ठीक है, यह पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा क्या है, पॉइंट एंगल है। किसके बीच में है? तो दोनों कटिंग एज कह लीजिए या दोनों लिप कह लीजिए, दोनों लिप के बीच का एंगल या दोनों कटिंग एज के बीच का एंगल जो होता है वो पॉइंट एंगल होता है। चीजल एज एंगल क्या होता है? तो यह फिगर जो दिखाया गया हमारा, यह चीजल एज एंगल का फिगर है। किसका है? चीजल एज एंगल का फिगर है। इसमें क्या है हमारा, तो देखिए यह हमारा क्या हो गया, यह लिप हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, चीजल एज हो गया। इसको हम लोग चीजल एज कहते हैं या वेब भी बोला जाता है। यह चीजल एज या यही जो इसकी थिकनेस होती है वेब होता है। तो चीजल एज एंगल को वेब एंगल भी बोल देता है कभी कभी। क्या बोल देता है? चीजल एज एंगल को वेब एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब एंगल भी बोलते हैं। तो यह जो हमारा चीजल एज होगी, चीजल एज, और यह जो हमारा लिप हो गया, कटिंग एज हो गया, इनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा क्या होता है? चीजल एज एंगल होता है। जनरली हमारा 120 डिग्री से 120 डिग्री से 135 डिग्री। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पीछे वाले पार्ट में करवा रखा हूं। अगर आप पहली बार ये पार्ट देख रहे हो तो पहले आप पीछे का पार्ट देख करके आइए तो ज्यादा आसानी होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कभी भी आप लोग देखिए तो स्टार्टिंग से, मतलब पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाइए। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगता है तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जब पहली बार वो क्वेश्चन आता है तो पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है 515 mm रिमिंग छेद के लिए ड्रिल का आकार क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी आया हुआ था। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ड्रिल साइज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए रीमर का साइज माइनस, ठीक है, ड्रिल का ओवर साइज प्लस रीमर का अंडर साइज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ड्रिल साइज निकालने के लिए कि रीमर का साइज क्या है, मतलब जो हमें होल करना है उसका साइज क्या है, रीमर का साइज क्या है, माइनस फिर ड्रिल का ओवर साइज और रीमर का अंडर साइज दोनों को जोड़ करके उसको घटा देंगे रीमर के साइज में से, तो हमें पता चल जाएगा कि ड्रिल का साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि भाई रीमर का 515 mm दे रखा है, मतलब रीमर का साइज हमें दे रखा है कि कितना हमें रिमिंग करना है, तो रिमिंग का साइज कितना दे रखा है, 515 दे रखा है, तो 15 लिख लेंगे, माइनस ड्रिल का ओवर साइज। मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी होल हो, अगर आप किसी भी ड्रिल के द्वारा, किसी भी ड्रिल के साइज के द्वारा अगर आप होल करते हैं तो वह होल हमेशा उस ड्रिल बेट के साइज से 0.05 mm बड़ा बनता है, ओवर साइज बनता है, उसी को ड्रिल का ओवर साइज बोला जाता है। मतलब जो भी आप होल करोगे ड्रिल से वह कितना बड़ा बनेगा, तो होल के साइज से 0.05 mm बड़ा बनता है, मतलब सभी ड्रिल साइज के लिए यह फिक्स रहता है। कितना ओवर साइज होता है, 0.05 mm। कोई भी ड्रिल का साइज जो रीमर का साइज है उसके लिए हमेशा यह इतना ही रहेगा, कितना, 0.05 mm रहेगा, प्लस रीमर का अंडर साइज। तो जो रीमर का अंडर साइज होता है ना वह चेंज होता रहता है, रीमर का अंडर साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है, वह डिपेंड करेगा रिमिंग किया गया जो होल है, मतलब रिमिंग होल का व्यास। मैं यहाँ पे आपको अलग टेबल टाइप का बना देता हूं, रिमिंग होल का व्यास किस में रहेगा, mm में रहेगा। ठीक है, रिमिंग होल का व्यास, और आपका रीमर का अंडर साइज कितना रहेगा, रीमर का अंडर साइज, इसको आप लोग कहीं बना लीजिएगा, ये रहेगा तभी। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ओवर साइज और अंडर साइज दोनों दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में सिर्फ रिमिंग का साइज दिया हुआ, रीमर का साइज है, कहते रिमिंग होल का साइज दिया हुआ है, ना ही ओवर साइज दिया है ड्रिल का, ना ही रीमर का अंडर साइज दिया है। तो ओवर साइज तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको याद रहेगा क्योंकि सबका एक ही होता है। मैंने बताया था कोई भी साइज हो, ड्रिल का ओवर साइज हमेशा 0.05 रहता है, या फिक्स है, तो यह तो याद रहेगा। ठीक है, ड्रिल का ओवर साइज आप 0.05 याद रख लोगे, लेकिन रीमर का अंडर साइज बदलता रहता है रिमिंग होल के साइज के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए जो रिमिंग होल का व्यास, जैसे यहाँ पे रिमिंग होल का व्यास कितना है, 15 mm है, तो उस हिसाब से चेंज होता है कि मान लीजिए अगर रिमिंग होल का व्यास कितना हो, 5 mm से कम हो, अगर 5 mm से कम है तो उसके लिए जो रीमर का अंडर साइज होता है वह 0.1 से 0.2 mm रहता है। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। अगर वही क्या हो 5 से 20 mm हो, 5 से क्या हो 20 mm के बीच रिमिंग होल का साइज है, तो यह जो हो जाता है हमारा 0.2 से 0.3 mm हो जाता है। और वहीं पे अगर बात करें हम लोग 21 से 50 mm साइज तक का रिमिंग होल हो, 21 से 50 mm, तो उसके लिए जो होता है 0.3 से 0.5 हो जाता है। ठीक है, और वहीं बात किया जाए 50 mm से ऊपर के लिए, 50 mm से ऊपर के साइज के लिए, होल के साइज के लिए, तो यह जो होता है हमारा 0.5 से 1 mm रहता है, 1.00 भी लिख सकते हैं mm। ये आप इसको याद रख लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं भाई क्या है, 515 है, 15 mm वाला किसमें आएगा, 5 से 20 के बीच में 15 आएगा, तो रिमर का अंडर साइज 0.2 से 0.3 होता है। आप 0.2 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 माइनस ये दोनों जोड़ लेंगे पहले, कितना आ जाएगा 0.25 mm हो जाएगा, है ना, दोनों जोड़ लेंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए, जब 15 में से इतना जाएगा तो 14.75 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14.75 mm। ऑप्शन ए देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, आपके निम्मी में भी एक ऑप्शन सही दिया हुआ 14.75 mm, क्योंकि हमने ये
0.2 वाला लिया हुआ है। अगर आप 0.3 वाला ले लेते तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाता, तब यहाँ पे 0.35 हो जाता, और जो 35 घटता तो 40 65 14.65 आ जाता। कितना आ जाता? 14.65 आ जाता, तब ऑप्शन डी सही हो जाता। हालांकि इस टाइप से इन्हें क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देना चाहिए कि भाई आदमी को क्या है भाई 5 से 20 के लिए हम 0.2 से 0.3 कोई भी ले सकते हैं, तो इसमें से कोई भी लेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आंसर मैच ही नहीं करेगा, दो मैच कर रहा है। तो आपके निम्मी में 0.2 वाला लिया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने 0.2 का रख करके निकाल लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज होते हैं। कि जब हम लोग ड्रिल के द्वारा, अगर मान लीजिए किसी ड्रिल का ले रखा है आपने ड्रिल बिट, उससे आप लोग क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हो। आप 15 mm का ड्रिल ले रखे हो और उससे जब होल कर रहे हैं तो होल ओवरसाइज बन जा रहा है, 16 का बन जा रहा है, 18 का बन जा रहा है, 20 का बन जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि भाई अगर ड्रिल बिट के द्वारा जब हम लोग होल कर रहे हैं तो हमें जो होल प्राप्त हो रहा है वो ओवरसाइज क्यों प्राप्त हो रहा है, वह हमें ओवरसाइज क्यों प्राप्त हो रहा है, क्या दिक्कत है। ऑप्शन पहला दे रखा है कि ड्रिल इज नॉट शार्प, कि ड्रिल की धार तेज नहीं। देखिए अगर ड्रिल बीट की अगर धार तेज नहीं होगी तो उससे ड्रिल ओवरसाइज नहीं बनेगा। उससे क्या दिक्कत आएगी, ड्रिल का जो होल बनेगा वो खुरदुरा बनेगा, क्योंकि भाई धार सही नहीं है उसकी। तो जब वो कटाई करेगा तो ड्रिल का जो होल तैयार होगा वह होल कैसा होगा, खुरदुरा बनेगा, रफ होल तैयार होगा, उसको ओवरसाइज से कोई मतलब नहीं है। तो यह गलत हो गया। इससे क्या होगा भाई, हमारा ड्रिल होल खुरदुरा बनेगा, ना कि ओवरसाइज बनेगा। अनइक्वल, असमान लीप लंबाई, ठीक है, जो हमारी ड्रिल होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मान लीजिए एक का ज्यादा हो जाए एक का कम हो जाए। देखिए इधर का इसकी लीप होगी, कटिंग एज को ही लीप कहते हैं, ये दोनों कटिंग एज है या लीप कहिए। तो इधर का देखिए लंबाई इतना है तो उतना इधर भी होना चाहिए। अगर दोनों इतना ही रहे होते तो इनसे क्या इस साइज का होल प्राप्त हुआ होता, इस साइज का। लेकिन हम देख रहे हैं एक साइड लीप की लंबाई कम और एक साइड ज्यादा हो गई, तो इधर तो कम का ही बनाएगा लेकिन इधर वाला यहाँ तक होल बना देगा। मतलब हमें इस साइज का होल बनाना था लेकिन जो लीप की लंबाई थी वो असमान हो गई, इस वजह से हमारी होल क्या हो गया, इतना बड़ा बन गया, मतलब ओवर साइज बन गया। किस वजह से बना, असमान लीप की लंबाई। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए फीड दर बहुत अधिक, अगर हम लोग फीड की दर भी बहुत ज्यादा दे देते हैं, तेजी से हम लोग उससे दबाते हैं, फीड दर ज्यादा दे देते हैं, तो उस केस में भी जो हमारा यहाँ पे होल होता है ना वो रफ होल बनता है। और कूलिंग इज इनसफिशियंट, मतलब अगर कूलिंग अपर्याप्त है, सही से शीतलन नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमारा क्या होगा, होल और जो है वो रफ होल तैयार होगा आपका, ना कि ओवरसाइज होल। तो इसलिए जो तीनों ऑप्शन है, शीतलन वाला, फीड वाला और ड्रिल की धार वाला, इन तीनों से क्या होगा, हमें जो होल प्राप्त होगा वो खुरदरा होल प्राप्त होगा या रफ होल प्राप्त होगा। हमें जो है ओवरसाइज होल कब प्राप्त होगा, जब अनइक्वल लिप लेंथ हो, ठीक है, या फिर पॉइंट एंगल उनका सही नहीं हो, तो इस केस में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या। यह क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं आपको। फिगर भी मैंने आपको कई बार दिखाया है, फिगर भी मैंने कई बार आपको दिखाया और बार बार आपको बताया हूं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। बात कर रहा है ड्रिलिंग की, तो देखिए ड्रिलिंग से छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिख रहे हैं, ड्रिल बिट का मैंने फिगर दिखा रखा है, और इसका काम होता है किसी भी पार्ट में ड्रिल करना, होल तैयार करना, ठीक है। स्पॉट फेसिंग जो ऑप्शन बी है उसका फिगर देखिए, स्पॉट फेसिंग टूल यह वाला हमारा है। इसका काम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यह आगे क्या, ये पायलट हेड होल के अंदर चला जाता है और यह जो कटाई का काम करता है तो होल के चारों तरफ क्या करेगा, जहां पे होल है, मैंने आपको बताया था कोई ढलाई किया गया पार्ट हो और उसकी सरफेस खुरदुरी हो, तो हमारा वहां पे वाशर या बोल्ट के हेड को या नट को बैठने में दिक्कत होगा, क्योंकि उसे बराबर सरफेस नहीं मिलेगा। तो हम लोग पूरे पार्ट को हम लोग फिनिश ना करके क्या करते हैं, जितना दूर हमारा वाशर बोल्ट का हेड या नट आना है उतना दूर गोल एरिया में हम लोग क्या करते हैं, उस सरफेस को फिनिश कर देते हैं, जिससे कि वाशर को बैठने के लिए स्थान मिल जाता है, या बोल्ट के हेड को बैठने के लिए स्थान मिल जाता है, या नट को बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। और उसी एरिया को क्या कहते हैं, स्पॉट फेसिंग, मतलब उसी स्पॉट पे, स्पॉट फेसिंग, फेसिंग करना मतलब समतल बना देना, कहां पे, स्पॉट पे। कौन से स्पॉट पे, जहां पे नट, वाशर या फिर बोल्ट के हेड को बैठना है, तो इसीलिए इसको स्पॉट फेसिंग बोला जाता है। और क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने के लिए, फ्लैट सीट, फ्लैट जगह बन जाए जिससे कि वाशर या बोल्ट को बैठने के लिए जगह मिल जाए, तो हमारा स्पॉट फेसिंग कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काउंटर सिंकिंग क्या है, तो देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा, यह काउंटर सिंकिंग का है, दिख रहा है ना, ये काउंटर सिंकिंग का है। इसमें देख रहे हैं ये जो हेड है ये भी ऐसे काउंटर सिंक वाला हेड स्क्रू है हमारा। इसके हेड को छिपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा होल किया गया होता है, जो हमारा नॉर्मल होल होता है उसके ऊपरी हिस्से को वी आकृति में कुछ दूर तक ऐसे बढ़ा देते हैं, तो उसका वी वाला आकृति इसके अंदर आकर के बैठ जाता है और उसका हेड बाहर नहीं निकलता है। तो इसको बनाने के लिए जो टूल यूज करते हैं वो काउंटर सिंक टूल होता है। देख रहे हैं इसकी भी आकृति कैसी है, वी आकृति की है, तो ये हमारा काउंटर सिंकिंग होता है।
काउंटर बोरिंग क्या होता है? तो जब हम लोग किसी भी होल का ऊपरी हिस्सा को एक निश्चित गहराई तक उसके डाया को बढ़ा दे, किसी होल के डाया को एक निश्चित गहराई तक हम लोग बड़ा कर दे, इनलार्ज कर दे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग कहलाता है। इसमें नॉर्मल बोल्ट के हेड को छुपाया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये होल इस साइज का छोटा साइज है और ऊपर थोड़ा होल बड़ा हो गया। मतलब पहले हमारा होल कैसे रहा होगा? हमारा पहले होल इस साइज का रहा होगा, हम लोगों ने एक निश्चित गहराई तक उसके होल के डाया को बड़ा कर दिया, ये हमारा क्या हो जाता है? काउंटर बोरिंग हो जाता है, और ये काउंटर बोर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है? जो हमारी ड्रिल बीट होती है इसमें फ्लूट क्यों कटे होते हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप लोग आसान से कर लेंगे। देखिए इसमें जो फ्लूट बनाया जाता है ना, जो नाली, फ्लूट का मतलब क्या? जो ड्रिल बीट में जो नाली टाइप का बना होता है, जो फ्लूट बना होता है, उसका काम होता है एक तो फ्लूट बनाने से ही कटिंग एज तैयार होती है, दूसरा फ्लूट की मदद से जब हम ड्रिल से किसी पार्ट्स में होल कर रहे होते हैं तो जो चिप्स होते हैं हमारे, वो उसी फ्लूट की मदद से बाहर निकल जाते हैं। और अगर हमें कटिंग एज तक कूलेंट को पहुंचाना है, तो जिससे कि कटिंग एज उसका गर्म होकर खराब ना हो, तो हम लोग उसी फ्लूट की मदद से कूलिंग ऑयल को डालते हैं। तो आप कह सकते हो कि फ्लूट का काम क्या है? एक तो वह चिप्स को बाहर निकाल रहा है, और दूसरा कूलिंग ऑयल को भी वहां तक पहुंचा रहा है, तो शीतलन के भी काम आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? पहला ऑप्शन चिप्स को बाहर निकालने के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भी फ्लूट का हमारा काम है चिप्स को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोड। देखिए 75 डिग्री कब होता है? यह सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हमारा काउंटर सिंक रिवीट हो, काउंटर सिंक रिवीट के लिए, अगर कोई रिवीट है हमारी, वो काउंटर सिंक है, तो उसके लिए जो हमारा रखा जाता है क्या? काउंटर सिंक को 75 डिग्री रखा जाता है। 80 डिग्री कब होता है? जब सेल्फ थ्रेड काटने वाली हमारे पास स्क्रू हो, सेल्फ थ्रेड काटने वाले स्क्रू के लिए, काटने वाले स्क्रू के लिए, मतलब ऐसा स्क्रू जो खुद ही थ्रेड काट करके सेट हो जाता है, उसके लिए जो होता है काउंटर सिंकिंग का जो कोड होता है 80 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू या बर साफ करने के लिए, हेड स्क्रू मतलब जो हमारे नॉर्मल बोल्ट का हेड है वो काउंटर सिंक हेड हो, किसी स्क्रू का क्या हो? हेड जो काउंटर सिंक हो, काउंटर सिंक वाला हेड स्क्रू हो। यहाँ पे जो है काउंटर सिंक क्या था? रिवीट की बात थी, किसी रिवीट काउंटर सिंक किया गया था, तब हमारा 75 डिग्री ले रहे थे काउंटर सिंक। देखिए अगर कोई हमारा हेड हो काउंटर सिंक किया हुआ, क्या हो? कोई स्क्रू है जिसका हेड काउंटर सिंक हो, या फिर या बर साफ करने के लिए, जो बर होता है ना, बर साफ करने के लिए, बर या फिर रेसे भी बोल देता है, बर या रेसे, जो किनारों पे होल पे जो बर बन जाते हैं उसको साफ करने के लिए। और जो 120 डिग्री किसके लिए रखा जाता है? तो जो कोई होल बनाया गया है, अगर किसी होल में हमें थ्रेड काटना है, किसी होल के अंदर थ्रेड काटना है, तो होल के किनारे को चैम्फरिंग किया जाता है, तो वह चैम्फरिंग 120 डिग्री पे किया जाता है। ठीक है, तो वही है कि होल के, जिस होल में थ्रेड काटना हो, होल में थ्रेड काटना हो, तो वहां पे 120 डिग्री का, या फिर अन्य काम के लिए चैम्फरिंग के लिए, अन्य मशीनिंग कार्य के चैम्फरिंग के लिए, कार्यों में चैम्फरिंग के लिए। ठीक है, होल में थ्रेड काटने के लिए हमें चैम्फरिंग करना हो या अन्य मशीन कार्यों में चैम्फरिंग के लिए, तो 120 डिग्री। तो क्वेश्चन यहां पूछा भी था, थ्रेडेड होने वाले छेद पर कौन सा, मतलब ऐसा होल जिसपे थ्रेड काटना, थ्रेडेड होने वाले छेद, ऐसा होल जिस पर थ्रेड काटना हो, तो वहां पे जो चैम्फरिंग किया जाता है वो कितना रहता है? 120 डिग्री पे रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बाहरी चूड़ी के लिए ब्लैंक साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए ब्लैंक साइज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ब्लैंक साइज जो हमारा होता है ना, ब्लैंक साइज, D इज इक्वल टू होता है D माइनस P अपॉन 10, यह फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक,
ब्लैंक साइज क्या है, तो जैसे किसी अगर हमें कहीं पे थ्रेड काटना है तो पहले बेलनाकार रॉड होगा ना, एक बेलनाकार रॉड होगा, फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग थ्रेड काट देंगे। तो ये जो बेलनाकार रॉड होता है जिस पर अभी थ्रेड नहीं कटा हुआ है, तो जो बेलनाकार रॉड है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैंक साइज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैंक साइज कहते हैं, कि अभी खाली है, ब्लैंक है, होता है ना ब्लैंक कॉपी मतलब खाली कॉपी, वैसे ब्लैंक साइज, ब्लैंक साइज का मतलब जो हम लोग रॉड लेंगे वो किस साइज के लेंगे अगर हमें थ्रेड काटना है तो। देखिए जब भी थ्रेड काटा जाता है ना तो जो इसमें क्रेस्ट होता है ना, वो जब क्रेस्ट बनता है तो थोड़ा सा वो ज्यादा बन जाता है। जैसे मान लीजिए इसका इस रॉड का साइज क्या है, 10 mm है, तो जब हम इस पे थ्रेड काटेंगे तो ये क्रेस्ट जब बनेगा ना तो हल्का सा साइज रॉड का बढ़ जाएगा। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि हम लोग जो हमें साइज चाहिए हम लोग एग्जैक्ट उसी साइज का रॉड ले लेते हैं और उसी साइज का नट लेके जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो क्रेस्ट की वजह से थोड़ा सा इस रॉड का साइज बढ़ जाता है, जिससे दोनों अवयव आपस में सही से फिट नहीं हो पाते हैं, सही से आपस में फिट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें ब्लैंक साइज लेते समय ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग रॉड लेंगे, जो ब्लैंक साइज लेंगे जिसपे हमें थ्रेड काटना है वह थोड़ा सा छोटा हो। कितना छोटा हो, तो उस पे जो पिच है, जो थ्रेड काटी जानी है उसके पिच का 1/10, जिस जिस जो थ्रेड जिस पे काटी जानी है उसका जो पिच है उसका 1/10वां भाग के, थोड़ा सा 1/10वां भाग के बराबर थोड़ा सा या छोटा हो, तब हम थ्रेड काटेंगे तो क्रेस्ट लगभग उसी बराबर बन जाएगा और हमें एग्जैक्ट साइज का पार्ट प्राप्त होगा, फिर उनकी फिटिंग आपस में सही होगी। अगर आप एग्जैक्ट उसी साइज का बनाएंगे लेकर के आप ब्लैंक, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यह जो डी है हमारा, यह ब्लैंक साइज हो गया, कैपिटल डी हमारा क्या है, ब्लैंक साइज है। जिस साइज का हमें रॉड लेना है तो किस साइज का रॉड लेना पड़ेगा हमें, तो जो स्मॉल ली है डायमीटर ऑफ बोल्ट है, मतलब बोल्ट का व्यास, जिस बोल्ट में भाई हमें थ्रेड काटना जिस साइज का चाहिए तो बोल्ट का व्यास, और पी क्या है, थ्रेड ऑफ पिच, ठीक है, थ्रेड का पिच ऑफ थ्रेड, सॉरी पी क्या है हमारा, पिच है, थ्रेड का पिच है। तो वही है, देखिए जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होना चाहिए उसमें से हमने क्या किया, पिच को घटा दिया, कितना, पिच में से 10, पिच बटे 10 है मतलब 1/10वां भाग, उसको जो आएगा उसको हम लोग डायमीटर ऑफ बोल्ट से घटा देंगे, तब हमें जो साइज मिलेगा उसी साइज का हम लोग रॉड लेकर के अगर थ्रेड काटेंगे तो हमें एग्जैक्ट साइज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे फार्मूला था D बराबर D-P/10, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है डाई का नाम क्या है, यहाँ फिगर दे रखा है और पूछ रखा है डाई का क्या नाम है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डाई में क्या है, एक डाई इधर है एक डाई इधर, दोनों आधा आधा है, दोनों क्या है, आधा आधा है। तो भाई दो टुकड़े आधे आधे, ठीक है, तो इसलिए दो भागों में आधा आधा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ डाई। मैं दो भागों में आधा आधा है तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ डाई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हाफ डाई। स्प्लिट डाई क्या होता है, तो यह जो फिगर है ये स्प्लिट डाई का है, इसका मैंने आपको दिखाया भी था फिगर, और इसके साथ जो डाई स्टॉक यूज हुआ था वो भी दिखाया था। उसमें सेंटर स्क्रू था, दो साइड स्क्रू थे, साइड स्क्रू क्या करते थे, इसको पकड़ने के, इस डाई को, स्प्लिट डाई को पकड़ने के लिए साइड स्क्रू यूज किए गए थे, और सेंटर स्क्रू जो था इसके गहराई को एडजस्ट करने के लिए, इसके साइज को कम ज्यादा थोड़ा बहुत गहराई को, थ्रेड की गहराई को एडजस्ट किया जा सकता था। तो ये हमारा स्प्लिट डाई हो जाता है। सॉलिड डाई क्या है, तो भाई एक टुकड़े में, देखिए सॉलिड डाई, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सॉलिड डाई है। सॉलिड डाई क्या है, एक्चुअली नट डाई इसको बोलते हैं, सॉलिड डाई को हम लोग कहीं कहीं पे क्या नट डाई भी बोलते हैं, ठीक है। नट आकृति, नट की आकृति का दिख रहा है ना, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल और स्क्वायर दोनों वाले आते हैं, तो नट डाई बोलते हैं क्योंकि ये नट की आकृति का होता है, इसे रिंच के द्वारा घुमा करके हम लोग थ्रेड काट सकते हैं। और जो इसी को सॉलिड डाई भी बोल देता है। जबकि एक और सॉलिड डाई होती है जो डिस्क नुमा, मतलब जैसे यह था ना, इसमें स्लिट कटा हुआ था, उसमें कुछ भी बीच में कटा हुआ नहीं रहेगा, यह पूरा गोल ठोस रहेगा, तो उसको भी सॉलिड डाई बोला जाता है। नट डाई को भी सॉलिड डाई बोलते हैं। और एक अलग टाइप का आता है, बिल्कुल ऐसे ही डिस्क की तरह गोल रहेगा, जैसे इसमें स्लिट कटा है उसमें स्लिट नहीं कटा होगा, यह पूरा जुड़ा रहेगा, जिससे कि हम लोग उसमें थ्रेड की गहराई को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सॉलिड डाई कहलाता है। या नट डाई को भी कभी कभी सॉलिड डाई बोलता है, ठीक है। लास्ट में एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है, तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको ना, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई का दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें यह गाइड प्लेट होता है, यह दो हमारे थ्रेड काटने वाले डाई है, और इसको हम लोग इसमें रख लेते हैं, इसको कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर। इस कॉलर में इन दोनों डाई को रखा जाता है और ऊपर से गाइड प्लेट के द्वारा इसे टाइट कर दिया जाता है। गाइड प्लेट का काम होता है, एक तो इस डाई को पकड़ करके रखेगा, दूसरा पाइप को गाइड भी करेगा जिसपे थ्रेड काटना है। तो ये हमारा जो फिगर है, यह तीनों फिगर जो आपको दिख रहे थे किसके हैं, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं, ठीक है, किस प्रकार के चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो एकमी थ्रेड है ना, यह एकमी थ्रेड हो गया आपका,
यह वाला फिगर है एक्मी थ्रेड का। एक्मी थ्रेड हमारा कहां कटा होता है? एक्मी थ्रेड हमारा कटा होता है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे। कई बार पूछा, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे एक्मी थ्रेड काटा जाता है। इसका एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है। ठीक है, यह एक्मी थ्रेड जो होता है हमारा ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंतर्गत ही आता है। जो हमारा एक्मी थ्रेड है किससे? ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड है ना, इसी के अंतर्गत हमारा क्या आता है? एक्मी थ्रेड आता है, बट्रेस थ्रेड आता है, आपका सॉ टूथ थ्रेड आता है। तो ये जो भी मैं थ्रेड का नाम लिया, एक्मी थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, सॉ टूथ थ्रेड, वर्म थ्रेड, ये चारों थ्रेड किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? एक्मी थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, सॉ टूथ थ्रेड, ठीक है, और वर्म थ्रेड। ये चारों थ्रेड हमारे ट्रेपेजॉइडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड कौन सा है? तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है स्क्वायर थ्रेड का, इसकी देख रहे हैं थ्रेड कैसे बना हुआ है? स्क्वायर जैसा है ना भाई। ये सब कैसे बन रहे हैं? थ्रेड स्क्वायर आकृति में बन रहे हैं। सबका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यह थ्रेड कहां कटा होता है? तो आपकी बेंच वाइज पे, जो आपकी लेथ मशीन के जो स्लाइड करने वाले जो पार्ट होते हैं ना, उसमें भी आपका स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। या फिर आपके जैसा कि मैंने स्क्रू जैक हो गया और बेंच वाइज के जो स्पिंडल हो गए, उन सबों पे जो थ्रेड कटा होता है वो आपका स्क्वायर थ्रेड होता है। नकल थ्रेड, तो देखिए यह वाला जो फिगर है आपका, ये नकल थ्रेड का है। इसकी आकृति देख रहे हैं कैसे है? अर्धवृत्त, एक ऊपर एक नीचे, अर्धवृत्त। ऊपर अर्धवृत्त की आकृति, नीचे अर्धवृत्त की आकृति, ऊपर अर्धवृत्त की आकृति, नीचे अर्धवृत्त की। तो ये पूछा था ना किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। तो देखिए इसका क्रेस्ट भी अर्धवृत्त, रूट भी अर्धवृत्त, क्रेस्ट भी अर्धवृत्त, रूट भी अर्धवृत्त। किसका है? नकल थ्रेड का है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा भाई, नकल थ्रेड में होता है। इसका एंगल पूछे अगर, तो इसका एंगल 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इसका काम होता है वजन, जहां पे भारी वजन को खींचना हो, ऐसी जगहों पे हम लोग नकल थ्रेड यूज करते हैं। जैसे रेलवे के डब्बे आपने देखे ना, जो रेलवे के डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, तो वहां पे जो थ्रेड यूज किया जाता है रेलवे के वैगन को, डब्बों को आपस में जोड़ने के लिए, वहां पे नकल थ्रेड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। 41A 46H 5U8, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए पूरा साइन दे रखा है। कुछ में 6 ही देता, लास्ट वाला 8 नहीं देता, सिर्फ 6 साइन दिया रहता है। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला और लास्ट वाला, जिसमें सातों दिया हुआ, सातों अगर नहीं दिया, सिर्फ 6 दिया है, तो सिर्फ पहला वाला लेंगे ना। पहला वाला निर्माता का माना जाता है। तो जो पहला वाला होता है और जो लास्ट वाला होता है, यह दोनों जो कोड होते हैं निर्माता के द्वारा दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, निर्माता के द्वारा दिए जाते हैं। इसका आप जल्दी क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं। बाकी जो 1 2 3 4 5, यह पांचों जो बीच में बच गए, आपसे एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं का पूछता है। जैसे पहले का अगर पूछ ले इस वाले को कि यह किसको डिनोट करता है, तो टाइप ऑफ अब्रेथी को बताता है। टाइप ऑफ अब्रेथी क्या होता है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यह सब चीजें आपको पहले भी बता रखा हूं। पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, पीछे का पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ अब्रेथी को डिनोट करता है। जो 46 है हमारा, यह ग्रेन साइज को दिखाता है। किसको दिखाता है? ग्रेन साइज को, या फिर ग्रिड साइज भी कहते हैं। ठीक है, जो H है हमारा, यह किसको? तो यह बॉन्ड को डिनोट करेगा। किसको? बॉन्ड को, सॉरी ग्रेड को। H हमारा किसको दिखाएगा? बॉन्ड को नहीं, यह हमारा ग्रेड को दिखाएगा। ग्रेड का मतलब यह बॉन्ड की शक्ति को बताता है कि कितनी मजबूती से उसने पकड़ रखा है। तो यह ग्रेड को दिखाता है। जो 5 है हमारा, यह दिखाता है स्ट्रक्चर को, कि संरचना कौन सी है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना से होता है कि संरचना कौन सी, ओपन स्ट्रक्चर है या डेंस स्ट्रक्चर है। 0 से 7 डेंस होता है और 8 से 14 हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है। कि मतलब जो हमारे कड़ है वो नजदीक नजदीक है या दूर दूर है, मतलब बॉन्ड या बाइंडर ज्यादा यूज हुआ है या कम यूज हुआ है, वो इसी से पता चलता है। और जो लास्ट बच गया जिसको यूज ने दिखा रखा है, यह बताता है किसको? टाइप ऑफ बॉन्ड को। टाइप ऑफ बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, साइलेक्ट बॉन्ड है, आपका रबर बॉन्ड है, रेजिनाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है, उसको लास्ट वाला जो बच रहा है यहाँ पे ये डिनोट करता है। तो सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पूछा किसको? 5 को पूछ रखा है। 5 किसको डिनोट कर रहा है? 5 स्ट्रक्चर को, संरचना को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बॉन्ड किसको डिनोट कर रहा है? तो देखिए बॉन्ड वाला हमारा कहाँ गया? यू वाला बॉन्ड को डिनोट करता है। अब्रेसिव, तो ए वाला जो है टाइप ऑफ अब्रेसिव को डिनोट करता है। ग्रेन साइज 46 वाला ग्रेन साइज को डिनोट कर रहा है। तो जिसका भी पूछता आप बता लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपका
ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा बॉन्ड वाला हमारा यूज किया जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपका नाम लिया था ना, सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक्ट बॉन्ड जो होते हैं। देखिए जो पहला दे रखा सिलिकेट बॉन्ड, इसका कहाँ यूज होता है, तो सिलिकेट बॉन्ड जो हमारा होता है ना सॉफ्ट कार्यों के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट कार्यों के लिए, या फिर कह लीजिए कटिंग टूल का धार बनाने के लिए, या ग्राइंडिंग मिल में जो बॉन्ड यूज किए जाते हैं उसकी बात किया जाए, कटिंग टूल का धार बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी है किसका, रबर बांड का। तो जो रबर बांड हमारा यूज होता है ना, जहां पे सूक्ष्म डिग्री की, स्मॉल डिग्री की फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्मॉल डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी, नाम सही लग रहा है भाई, रबर है तो थोड़ी बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की जहां पे जरूरत हो वहां पे रबर बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं। चलिए, रिजिनाइड बॉन्ड है हमारा, रिजिनाइड बॉन्ड को हम लोग बैकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, बैकेलाइट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना, जैसे रबर बॉन्ड है इसको आर से डिनोट किया जाता है, जबकि सिलिकेट बॉन्ड को एस से डिनोट करते हैं। सेलेक्ट बॉन्ड की बात किया जाए तो इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और रेजिनाइड बॉन्ड को बी से डिनोट करते हैं। नाम है रेजिनाइड, बी से क्यों करते हैं, क्योंकि इसको बैकेलाइट बॉन्ड भी कहते हैं। तो जो हमारा रेजिनाइड बॉन्ड होता है ना, ये 2000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक गति के लिए, मतलब अधिक गति के लिए इसको यूज करते हैं। 2000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक गति के लिए यूज करना हो, या फिर स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए। किसके लिए, स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए। स्नैगिंग ग्राइंडिंग क्या होता है, जहां पर हमें किसी मटेरियल, किसी जॉब से धातु को हटाना हो, उसकी बिना फिनिशिंग को ध्यान दिए, मतलब हमें किसी पार्ट से मटेरियल काटना है ग्राइंडिंग के द्वारा, तो इस तरह से काटना है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कटे, लेकिन हमें फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देना, तो उसी को स्नैगिंग ग्राइंडिंग बोलते हैं। मतलब हमें फिनिशिंग पे ध्यान ना दे करके अधिक से अधिक मटेरियल काटने पे ध्यान देना है, तो उसको स्नैगिंग ग्राइंडिंग बोलते हैं। और यह काम रेजिनाइड बॉन्ड द्वारा किया जाता है। तो जहां पे स्नैगिंग ग्राइंडिंग करना है तो वहां पे रेजिनाइड बॉन्ड यूज करते हैं। या फिर जो यहाँ पे दे रखा था कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में जो हमारा क्या नाम है यहाँ पे इंग्लिश वाला देखते, फाउंड्री शॉप, सॉरी फाउंड्री वाला जो होता है ना, तो जो फाउंड्री शॉप में हमारा होता है ना, तो जो कास्टिंग है उसका ड्रेसिंग करने के लिए फाउंड्री शॉप में ढलाई की जाती है। तो जो ढलाई किया गया पार्ट है उसको हमें ड्रेसिंग करना है, तो उसका ड्रेसिंग करने के लिए जो हम लोग बॉन्ड यूज करते हैं वो रेजिनाइड बॉन्ड ही यूज करते हैं, बैकलाइट बॉन्ड ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सेलेक्ट बॉन्ड है हमारा ना, देखिए इस यहाँ पे रबर बॉन्ड का एक चीज नहीं बताया था मैंने, स्मॉल डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी प्लस पार्टिंग या स्लॉटिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, पार्टिंग का मतलब दो भागों में काट देना ना, पार्टिंग या स्लॉटिंग के लिए। पार्टिंग का मतलब क्या, किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना, पार्टिंग आप दो भागों में काट देना, तो उसके लिए भी रबर बॉन्ड यूज किया जाता है। सेलेक्ट बॉन्ड जो होता है हमारा, इसको ई से डिनोट करते हैं, और इसका यूज किया जाता है उच्च फिनिशिंग के लिए। क्या बात करें, जब उच्च फिनिशिंग की बात करें, किसकी, उच्च फिनिशिंग की, उच्च फिनिशिंग की बात करें, जैसे कि कैम हो गया हमारा, शाफ्ट हो गया, पिस्टन हो गया, कैम शाफ्ट पिस्टन में। या फिर इसका सेलेक्ट बॉन्ड का कभी हम लोग मिल्स रोल में भी यूज करते हैं, मिल रोल्स में भी यूज किया जाता है। किसका, सेलेक्ट बॉन्ड का। या फिर जहां भारी कार्य होती है, बड़े व्यास का पहिया बनाना हो, कहां यूज किया जाता है इसका, इसका यूज किया जाता है जहां जहां भारी कार्य हेतु, भारी कार्य हेतु बड़े व्यास का पहिया बनाना हो, बड़े व्यास का पहिया बनाना हो, ग्राइंडिंग व्हील बनाना हो, पहिया बनाना हो, तो वहां पर भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। सब क्लियर हो गया, कौन सा सही होगा और किसका कहां यूज करते हैं, सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। कि अगर हम ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं, उसमें जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहे हैं, तो अगर सीमेंटेड कार्बाइड की हमें करना है ग्राइंडिंग, तो किसका यूज करेंगे। यह चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपका ऑप्शन आया था तो उसमें मैंने बताया था कि किसका यूज हम लोग स्पेशली सीमेंटेड कार्बाइड के लिए करते हैं। वही देखिए दोबारा आ चुका है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया था सिलिकॉन कार्बाइड में ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है और एक ब्लैक होता है। ठीक है, ग्रीन वाला हमारा कहां यूज किया जाता है, तो ग्रीन वाला यूज किया जाता है लो टेंसाइल, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कठोर धातु के लिए।
लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कठोर धातु के लिए किसको यूज करते हैं? ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। आई बात समझ में? या मैंने बताया था यही इसी को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? सीमेंटेड कार्बाइड के लिए, सीमेंटेड कार्बाइड के लिए। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि सीमेंटेड कार्बाइड का पूछ रखा है। तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है और एक हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास होता है ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड। इसका यूज कहाँ होता है? तो यह भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि इसका यूज होता है हमारा कहाँ यूज होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कठोर धातु के लिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, ठीक है, लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा, आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के लिख लीजिए। कठोर धातु के लिए, कठोर धातु के लिए, ठीक है। अब बाकी हमारा मेन दो बचा और एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला। तो व्हाइट और ब्राउन दो यूज करते हैं। तो व्हाइट वाला कहाँ यूज करते हैं? जो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना, इसका यूज करते हैं हार्डेंड स्टील के लिए, हार्डेंड स्टील, या कह लीजिए हार्ड किए हुए हाई स्पीड स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए, ठीक है। किसका? व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का। या फिर फेरस और फेरस एलॉय के लिए, फेरस एंड फेरस एलॉय के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो इसका यूज किया जाता है कार्बन स्टील के लिए, कार्बन स्टील के लिए, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए, पिटवा लोहा के लिए और जनरल पर्पज के लिए, नॉर्मल कामों के लिए ना, जनरल पर्पज के लिए। और ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल, टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए भी यूज करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कौन सा सही होगा? सीमेंटेड कार्बाइड के लिए ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन मान का क्या है? देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया था। एक तो हमारे पास नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल माइक्रोमीटर कैसा होता है? इस टाइप से ना, ठीक है। इधर हमारा एन्यूल वाला मेजरिंग फेस हो जाता है या इधर स्पिंडल वाला हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है। ये क्या है? हमारा स्लीव हो गया है जो भी है। फिर यहाँ पे हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे डेटम लाइन होता है, डेटम लाइन पे जो मेन स्केल बना होता है, इसी जो बैरल या स्लीव है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैरल या स्लीव बोलते हैं, बैरल या फिर स्लीव बोला जाता है। तो इस पर जो डेटम लाइन बनी होती है ना, इसी पे 10 लाइनें इसके समांतर में खींच दी जाती है। इन्हीं 10 लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्नियर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नियर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में वहां 10 लाइन खींचा जाता है। बोल रहा है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान, जो हम लोग यहाँ स्लीव पे 10 वर्नियर लाइनें खींच रखे हैं, तो एक वर्नियर लाइन का मान कितना होता है, वो किसके बराबर होता है? तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें जो 10 वर्नियर लाइनें होती है, ये थिम्बल के 9 लाइनों के बराबर होती है। कहने का मतलब है जो वर्नियर लाइन के 10 भाग का मान होगा, वो थिम्बल के 9 भाग के बराबर होगा। क्या पता होना चाहिए कि वर्नियर लाइन के 10 भाग का मान, वर्नियर लाइन के 10 भाग थिम्बल के 9 भाग के बराबर होते हैं। 9 भाग के बराबर होते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमें पता हो कि भाई 9 भाग के बराबर थिम्बल के बराबर है, तो थिम्बल के हमें मालूम होना चाहिए ना कि एक भाग का मान कितना है। कैसे पता चलेगा? तो हमें मालूम है जब थिम्बल पे टोटल कितने भाग होते हैं। थिम्बल पे टोटल 50 भाग होते हैं। थिम्बल पे कुल 50 भाग होते हैं। तो जब हम लोग थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं, मतलब जब 50 भाग चलाते हैं, भाई थिम्बल को एक चक्कर घुमाना मतलब 50 भाग घुमा देना, क्योंकि थिम्बल में 50 भाग है। तो जब थिम्बल को एक चक्कर घुमाया जाता है, मतलब जब 50 भाग घुमाया जाता है, तो वह जो स्लीव पे कितने दूरी चलते हैं? तो 10.5 mm की दूरी चलते हैं। मतलब थिम्बल का 50 भाग का मान कितना हो गया? 10.5
5 mm हो गया, क्योंकि थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पे वो 10.5 mm की दूरी चल रहा है। तो थिम्बल के एक चक्कर घूम गया मतलब टोटल 50 भाग घूम गया, तो 50 भाग किसके बराबर हो गए? 10.5 mm के। मतलब थिम्बल का 50 भाग का मान कितना आ गया भाई? इसके 1.5 mm बढ़ा है तो 0.5 mm। ठीक है, तो थिम्बल के हमें एक भाग का मान पता चल जाए, 50 भाग का मान उतना है, तो एक भाग का मान कितना होगा? एक भाग का मान, थिम्बल की बात कर रहा हूं मैं, थिम्बल का एक भाग का मान हमें कितना पता चल गया? तो 0.5 अपान 50 हो जाएगा भाई। 50 का इतना है तो एक का, तो ये 50 भाग में आ जाएगा। यहां निकाल लीजिए कितना आ जाएगा? 5/500, 100 काटेंगे यहाँ पे 0.01 mm आ जाएगा। यह थिम्बल के एक भाग का मान। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्नियर लाइन का जो 10 भाग था थिम्बल के 9 भाग के बराबर था। तो अगर थिम्बल के एक भाग का मान इतना है तो थिम्बल के 9 भाग का मान कितना होगा? तो थिम्बल के 9 भाग का मान 0.01 गुणे 9 कर देंगे, यही ना। अगर कोई आपसे कहे कि एक टॉफी 1 रुपए की है तो 9 टॉफी, तो आप क्या करेंगे भाई? 9 का गुणा कर देंगे उसमें, तो 9 रुपए क्या हो जाएगा। तो वैसे ही एक भाग का मान इतना है तो 9 भाग का मान 9 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.09 mm। ये थिम्बल के 9 भाग का मान हो गए। और ये थिम्बल के 9 भाग किसके बराबर है? वर्नियर के 10 भाग के बराबर है। और हमें यहाँ वर्नियर के एक डिवीजन का मान चाहिए, एक भाग का मान चाहिए। तो यह जो थिम्बल का 9 भाग है वर्नियर के 10 भाग के बराबर, मतलब आप कह सकते हो कि वर्नियर के 10 भाग का मान किसके बराबर है? 10 भाग का मान जो है वो वर्नियर के थिम्बल के 9 भाग के मान के बराबर है। तो वर्नियर के 10 भाग का मान क्या होगा? जो थिम्बल के 9 भाग का मान है क्या है? 0.09। तो वही हमारा किसका मान हो जाएगा? वर्नियर के 10 भाग का मान हो जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए एक भाग का मान, एक वर्नियर डिवीजन का मान चाहिए, एक भाग का मान चाहिए। तो यहां से निकाल लीजिए वर्नियर के एक भाग का मान। सेम पिछला वाला प्रोसेस, जैसे 50 भाग का मान इतना था तो एक भाग का मान 30 के बटे 50 कर दिया। वैसे 10 भाग का मान इतना है तो एक भाग का मान 30 के बटे 0.09 के बटे 10 भाग, एक भाग का चाहिए तो बटे 10 कर देंगे। एक क्या है भाई? एक जीरो तो एक अंक पे दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब आपका मान आ जाएगा 0.009 mm। यह हो जाएगा वर्नियर के जो 10 लाइनें खींची गई थी तो उसके एक भाग का मान पता चल गया हमें। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 0.009 mm। ठीक है, तो इसमें मेन हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्नियर लाइन है हमारे यहाँ खींची गई वर्नियर माइक्रोमीटर पे, वो जो उसके 10 भाग होते हैं थिम्बल के 9 भाग के बराबर होते हैं। अब हमें मालूम हो गया कि वर्नियर का जो 10 लाइन है ये थिम्बल के 9 भाग के बराबर है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि जो थिम्बल है हमारा, तो थिम्बल के एक भाग का मान कितना है। कैसे पता चलेगा? तो हमें मालूम कि जब थिम्बल एक चक्कर घूमता है उसमें 50 भाग कटे हुए, तो एक चक्कर घूमने का मतलब है कि वो 50 भाग घूम गया। और वो किसके बराबर चलता है? तो वह स्लीव पर 10.5 mm की दूरी चलता है। मतलब थिम्बल का 50 भाग 10.5 mm के बराबर हो गया। तो थिम्बल के एक भाग का मान, फिर थिम्बल के 9 भाग का मान, और हमें मालूम है कि वो 9 भाग वर्नियर के 10 भाग के बराबर है, तो उसका यहाँ पे रख लेंगे, फिर वर्नियर के एक भाग का मान निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था फिगर, मैंने सारे पार्ट के नाम इसलिए बताए थे कि अगर आगे या किसी और को पूछेगा तो आप बता लो। सेम वही कहानी हुई। देखिए इस समय दूसरे पार्ट का नाम पूछ लिया था। अगर इसको पूछता तो हम लोग क्या बोल देते हैं? हैंडल बोल देते। क्या बोल देते? हैंडल बोल देते। अगर इसको पूछता या इसको पूछता तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? ये दोनों पार्ट हमारे मेजरिंग फेज कहलाते हैं, मेजरिंग फेज कहलाते हैं। उसके बाद जो है यह हमारा क्या हो गया? इसको हमसे पूछ रखा है ना। चलिए अभी इसको छोड़िए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं। देखिए यह हमारा जो हो गया ना, यह लेग फिक्स है, यह इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई तो दबता है और बाहर आता है और यह फिक्स रहता है, जिसको हम लोग फिक्स्ड लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड लेग। और जबकि इधर वाले के पूछे तो ये हमारा टेलीस्कोपिक लेग होता है। क्या होता है? टेलीस्कोपिक लेग, या फिर प्लंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लंजर बोलते हैं। इसके अंदर यह जो दिख रहा है आपको, यह क्या हमारा? यही हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग टाइप का दिख रहा होगा आपको, तो हमारा स्प्रिंग हो गया। ठीक है, इसको टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर भी बोला जाता है। और यह जो है जिस आपसे पूछ रखा तो यह हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है प्लंजर लॉक। प्लंजर को लॉक करने के लिए जब यह दब जाए तो जहां लॉक करना है खोलना है तो इसकी मदद से करते हैं। तो यह जो एक्स के रूप में पूछ रखा है क्या हो जाएगा? प्लंजर लॉक हो जाएगा। बाकी कोई पूछता तो वो भी मैंने आपको सारे पार्ट्स के नाम यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, चलिए
आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बाकी हम सकते वही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।